स्टूडेंट, देखो आज का जो अपना इको का नया अगला टॉपिक है वो है मांग वक्र। इससे पहले कल अपन ने देख लिया था कि मांग क्या है, कितने इसके प्रकार होते हैं, कैसे अपन इसको व्यक्त करते हैं, कैसे अपन इसको उदाहरण के द्वारा समझा सकते हैं, समझ सकते हैं। आज अपन समझेंगे मांग वक्र, यानी जो अपन इसका ग्राफ बनाते हैं, वक्र बनाते हैं, वो वक्र कैसे बनेगा। देखो कि सबसे पहले मांग वक्र वो होता है जो हमें ये बताता है कि एक वस्तु को एक निश्चित समय में एक निश्चित स्तर पर ग्राहक कितनी इकाइयों में खरीदते हैं, है ना। वो सब क्या कही जाती है, उसकी मांग वक्र को प्रदर्शित करते हैं। यानी सामान्य शब्दों में तो अपन ये कह सकते हैं कि एक वस्तु की जितनी इकाइयाँ खरीदी गई किसी एक निश्चित समय में, कि एक वस्तु की जितनी इकाइयाँ खरीदी गई किसी एक निश्चित समय में और निश्चित कीमत पर, उसका जो प्रदर्शन है उसे ही अपन क्या कहते हैं, मांग वक्र कहा जाता है। दो तरह का होता है, पहला होता है व्यक्तिगत मांग वक्र और दूसरा होता है बाजार मांग वक्र। अब पीछे जो अपन ने उदाहरण देखा थे वो भी दो तरह के थे, पहला व्यक्तिगत मांग सूची का उदाहरण और दूसरा बाजार मांग सूची का उदाहरण। कि दोनों को मिला के अपन एक वक्र भी बना सकते हैं और दोनों को अलग अलग वक्रों की सहायता से भी क्या किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है। तो सबसे पहले देखो व्यक्तिगत मांग वक्र, इंडिविजुअल डिमांड कर्व, कि यह वो वक्र होता है जो एक निश्चित समय पर किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर उसको ग्राहकों द्वारा खरीदी गई जो मांग है उस मांग की मात्रा को प्रकट करता है। कि वस्तु की कीमत कल अपन ने देखी थी 4 रुपये थी, 3 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपये, तो उसकी मांग में जो वृद्धि हुई उस वृद्धि को ये इंडिविजुअली यानी व्यक्तिगत रूप से प्रदर्शित करता है। अब देखो इसका अपन ग्राफ बनाए तो कुछ इस तरह से बनेगा। एक साइड में अपन क्या लिखेंगे, ऊपर की ओर जो OY बिंदु है उस पर वस्तु की कीमत और OX जो बिंदु है उस पर उसकी मात्रा। तो सबसे पहले अपनी वस्तु की कीमत कितनी थी, 4 रुपये, कितनी बिकी 1 इकाई, कीमत घट के 3 आई, मांग बढ़ी, फिर कीमत घटी, फिर मांग बढ़ी और कीमत घटने से मांग लगातार क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो कल भी मैंने ये बताया था कि जैसे जैसे वस्तु की कीमत में कमी होगी मांग बढ़ेगी और जैसे जैसे उसकी कीमत में वृद्धि होगी वैसे वैसे ही वस्तु की मांग है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो ये है व्यक्तिगत मांग वक्र, है ना। और ये जो अपन इसको मिलाते हुए जो लाइन खींच रहे हैं इसे ही क्या कहा जाएगा, डिमांड कर्व यानी मांग कर्व के नाम से जाना जाता है। फिर दूसरा आता है बाजार मांग वक्र। कि बाजार मांग वक्र क्या होता है कि कल भी अपन ने देखा था कि अलग अलग उपभोक्ताओं द्वारा एक निश्चित कीमत पर वस्तु की जो मांग की जाती है यानी उसकी जितनी इकाइयाँ बिकती है वो समस्त इकाइयों का योग क्या कहा जाता है, बाजार मांग कहा जाता है। ये व्यक्तिगत है दोनों और इन दोनों को मिला के क्या बन गई, बाजार मांग बन गई। अब देखो इसी में अपन बाजार मांग का बनाएं दूसरा ग्राफ। ये तो हो गया, पहला तो हो गया इंडिविजुअल का, है ना, कि एक ने कितनी खरीदी तो एक का अपने पास है। और ये है कि जो बी ग्राहक ने कितनी खरीदी, कि 4 पे वो कितनी इकाई खरीदता है, 2 इकाई, 3 पर 3 इकाई, 2 रुपये पर 4 इकाई और 1 रुपये पर 5 इकाई। अब जो अपन ग्राफ बनाएंगे यानी जो कर्व बनाएंगे या डिमांड वक्र बनाएंगे उस वक्र में क्या आएगा, इन दोनों का टोटल आएगा, है ना। कि देखो 4 रुपये पे कितनी बिकी, 1 + 2, है ना, 1 इकाई प्लस 2 इकाई, दोनों का मिलकर 3। ऐसे कीमत कम आई तो 3 + 2 = 5, 4 + 7 = 4 + 5 = 9, है ना। कि इसमें क्या आएगा, दोनों का जो योग है वो योग अपने को क्या करना है, मार्केट में प्रदर्शित करना है। कल भी अपन ने ये पढ़ा था, है ना, कि बाजार मांग सूची वो एक साथ बनेगी और इंडिविजुअली है वो अलग अलग बनेगी। तो चाहे अपन 2 ग्राफ बनाएं या 1 ग्राफ बनाएं, ना, व्यक्त उसी को करना है। उसके बाद में अगला आता है कि वस्तु की मांग को निर्धारित करने वाले तत्व है। कोई भी वस्तु है बाजार में जो उसकी मांग है वो मांग अपन निर्धारित कैसे करें, इन कैसे अपन तय करें कि बाजार में किसी वस्तु की मांग क्या है। तो इसके भी 2 तरीके हैं। सबसे पहला है व्यक्तिगत मांग फलन
यानी इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, और दूसरा है बाजार मांग फलन, मार्केट डिमांड फंक्शन, कि इसको भी अपन दो तरह से निकाल सकते हैं, वही व्यक्तिगत और बाजार मांग के आधार पर। अब सबसे पहले है व्यक्तिगत मांग फलन। देखो व्यक्तिगत मांग फलन क्या होता है कि व्यक्तिगत मांग फलन से आशय बाजार में किसी एक उपभोक्ता की किसी एक वस्तु के लिए मांग को व्यक्त करता है, कि ग्राहक भी एक है और वस्तु भी एक है ना, तो उसका जो प्रेजेंटेशन है वो क्या कहा जाता है, व्यक्तिगत मांग फलन कहा जाता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि व्यक्तिगत मांग फलन वो है जो बाजार में किसी एक उपभोक्ता की किसी एक वस्तु के लिए मांग को प्रकट करता है। ठीक है, और इसमें कौन कौन से जो तत्व हैं वो ध्यान में रखे जाते हैं कि जब उपभोक्ता किसी वस्तु की मांग करता है या किसी एक वस्तु का वो क्रय करना चाहता है तो कौन कौन से जो बातें हैं उनको वो ध्यान में रखता है। तो सबसे पहले वस्तु की कीमत, है ना, कि सबसे पहले अपन क्या देखते हैं, वस्तु की कीमत देखते हैं, और कीमत में भी वही कि अन्य जो बातें हैं वो समान रहनी चाहिए, यानी वस्तु की मात्रा, वस्तु का वजन, वस्तु का गुण, उसका उपयोग, है ना, ये सारी बातें क्या रहनी चाहिए, समान रहनी चाहिए, इनमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। परिवर्तन किस में होना चाहिए, बस वस्तु की कीमत में ही परिवर्तन होना चाहिए, यानी एक ही फैक्टर क्या होना चाहिए, प्रभावित होना चाहिए। अब देखो इसमें लिखा है कि अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की कीमत बढ़ने पर मांग घटती है और इसके विपरीत वस्तु की कीमत घटने पर मांग बढ़ती है। इसे ही क्या कहा जाता है, मांग का नियम कहा जाता है। और ये रहेगा कब, जब अन्य बातें समान रहेंगी। तो मान लो कीमत बढ़ाई और वजन भी बढ़ा दिया तो दोनों फैक्टर चेंज हो गए, फिर तो हो सकता है कि उसकी मांग वही रहे, लेकिन यहाँ एक फैक्टर क्या रहना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए। दूसरा संबंधित वस्तुओं की कीमत, कि कई बार क्या होता है कि वस्तु की जो मांग है उस पर कीमत घटने बढ़ने से भी विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि उसके साथ ही क्या होती है, उसकी जो संबंधित वस्तुएं हैं उनकी कीमत भी क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है। तो उस परिवर्तन से भी वस्तु की कीमत में कई बार परिवर्तन नहीं होता। अब अन्य वस्तुएं होती कौन सी हैं, यानी संबंधित वस्तु अपन किसको कहें, तो सबसे पहले है प्रतिस्थापन वस्तुएं। याद रखना, सब्स्टिट्यूट गुड्स, प्रतिस्थापन वस्तुएं। और प्रतिस्थापन वस्तुएं वे होती हैं जिनका एक के स्थान पर दूसरे का अपन क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, यानी एक को प्रतिस्थापित करके दूसरी वस्तु का अपन क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। जैसे चाय और कॉफ़ी, बेल पेन तथा पेंसिल, है ना, कि जैसे मान लो चाय की कीमत अचानक से बढ़ गई तो अपन क्या करेंगे, कॉफ़ी का उपयोग शुरू कर देंगे। और ऐसे ही बॉल पेन की कीमत बढ़ गई तो अपन क्या काम में लेंगे, स्याही या कच्ची पेंसिल का भी अपन काम में ले सकते हैं। तो ये क्या होती है, प्रतिस्थापन, कि इनको दूसरी वस्तु से क्या किया जा सकता है, रिप्लेस किया जा सकता है। दूसरा होता है पूरक वस्तुएं। अब देखो पूरक वस्तुएं वो होती हैं जो दोनों वस्तुएं मिलाकर किसी एक वस्तु के उपयोग को क्या करती हैं, संभव बनाती हैं। यानी दोनों को अपन अलग अलग काम में लेंगे तो उनका वो अपने को उपयोगिता नहीं मिलेगी जितनी दोनों को एक साथ काम में लेने से मिलती है। जैसे पेन और स्याही, है ना, डीजल और कार, डबल रोटी तथा मक्खन, है ना, तो ये सारी क्या है, एक साथ काम में लेने वाली, यानी दोनों मिलके क्या बनाती हैं, वस्तु की उपयोगिता को बढ़ाती हैं या कम करती हैं। अब जब मान लो एक की कीमत में वृद्धि हो गई तो दूसरे की मांग क्या हो जाएगी, अपने आप कम हो जाती है। अब जैसे मान लो अचानक से कार का मूल्य बढ़ गए, तो कार का मूल्य बढ़ गया तो जो पेट्रोल है उसकी मांग में क्या आने लग जाएगी, कमी आने लग जाएगी। या पेन की कीमत बढ़ गई तो स्याही है वाले पेन की कीमत बढ़ गई तो स्याही के मूल्य में क्या आएगी, कमी आएगी, क्योंकि वो बिकेगी नहीं, है ना। तो ये क्या होती हैं, पूरक वस्तुएं, कि जिनमें दोनों वस्तुएं मिलाकर क्या करती हैं, किसी एक वस्तु को पूरा करती हैं। फिर देखो तीसरा आता है इसमें उपभोक्ता की आय, है ना, कि मान लो उपभोक्ता की आय से भी क्या पड़ता है, वस्तु की मांग पर फर्क पड़ता है। अब उपभोक्ता की आय बढ़ने से वो क्या करता है, सामान्य वस्तुओं की मांग बढ़ती है, और इसके विपरीत घटिया जो वस्तुएं होती हैं जिनको अपन निम्न कोटि की या डिफिन गुड्स कहते हैं, उनकी कीमत में क्या होती है, कमी, उनकी मांग में कमी हो जाती है। अब जैसे मान लो उपभोक्ता की आय बढ़ी तो वो सामान्य भोजन की बजाय जो अच्छा भोजन है उसकी ओर जाएगा, या स्कूटर से मोटरसाइकिल की ओर जाएगा, या मोटरसाइकिल से कार की ओर जाएगा। ये ऐसे ही उसकी आय में कमी होगी,
तो वो अच्छी वस्तुओं का त्याग करके निम्न वस्तुएं यानी जिनको अपन कम कीमत पर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं उन वस्तुओं का उपयोग करेगा। तो ये भी एक फैक्टर है कि अपन उपभोक्ता की आय के आधार पर क्या करते हैं, वस्तुओं का मूल्य निर्धारित करते हैं। उसके बाद में है रुचि और प्राथमिकताएं, है ना, कि किसी भी वस्तु या सेवा की मांग व्यक्ति की रुचि और प्राथमिकता पर निर्भर करती है। अब देखो इन शब्दों को अपन कैसे समझ सकते हैं कि रुचि होती क्या है, कि मान लो उसकी फैशन है, आदत, रीति रिवाज आदि को इसमें शामिल किया जाता है। और कई क्या करते हैं कि अपनी प्राथमिकताओं को तय नहीं कर पाते, वो दूसरों को देखकर उसका अनुमान लगाते हैं कि अपने को कौन सी वस्तु का क्रय करना है या कौन सी वस्तु का क्रय नहीं करना। तो उसके बाद में पांचवा है संभावनाएं, है ना, कि कई बार अपने को ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि निकट भविष्य में या आने वाले समय में उस वस्तु की मांग बढ़ सकती है। अब बढ़ सकती है तो अपन क्या करेंगे, उसको पहले ही खरीद कर रखना उचित समझते हैं कि आने वाले समय में अपने को वस्तु काम में तो लेनी है, लेकिन क्या होगा, इसकी कीमत बढ़ेगी तो अपने को ये बढ़ी हुई कीमत पे मिलेगी, तो अपन इसको आज ही क्रय कर लें, या आने वाले समय में उसकी मांग कम होगी यानी कीमत कम होगी तो अपन वर्तमान में उसका क्रय क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो ऐसी भी कई परिस्थितियाँ होती हैं या कई संभावनाएं होती हैं जिनके द्वारा वस्तु की मांग पर फर्क पड़ता है और अपन ये तय नहीं कर पाते कि वस्तु की मांग कम किस कारण से हुई या किस कारण से उसकी मांग में वृद्धि हुई। उसके बाद देखो दूसरा इसका फैक्टर आता है बाजार मांग फलन, है ना, कि बाजार मांग फलन वही है कि किसी वस्तु की बाजार में यानी उसकी जितनी भी समग्र मांग है वो किन तत्वों से निर्धारित होती है। कि ये तो व्यक्तिगत तत्व हो गए, जैसे वस्तु की कीमत है, संबंधित वस्तु है, पूरक वस्तुएं हैं, प्रतिस्थापन है, आय है, रुचि प्राथमिकता है, संभावनाएं हैं, ये तो क्या हो गए इसके व्यक्तिगत कारण हो गए। अब पूरे बाजार में कि किसी वस्तु की कीमत या किसी वस्तु की मांग क्यों कम होती है और क्यों बढ़ती है, वो किसमें अपन पता लगाते हैं, बाजार मांग फलन में। व्यक्तिगत मांग फलन में एक वस्तु से संबंधित अपन निष्कर्ष निकालते हैं कि ये जो कारण है ये रहे होंगे कि वस्तु की कीमत क्या हुई, या तो कम हुई या बढ़ी है। अब बाजार मांग में उस वस्तु की जितनी भी इकाइयाँ उपस्थित हैं उन समस्त इकाइयों के योग से है कि पूरे बाजार में पूरे महीने में या पूरे दिन में या पूरे हफ्ते में उसकी कितनी इकाइयाँ बिकी, कितनी इकाइयाँ कम हुई। तो वो दो फैक्टर से निर्धारित होता है। उसका पहला है जनसंख्या का आकार, क्योंकि जनसंख्या बढ़ने से बाजार में जनसंख्या बढ़ने से मांग बढ़ जाती है और कम होने से मांग कम होती है। इसलिए अपन ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे बाजार में लोगों की संख्या बढ़ेगी किसी भी वस्तुओं की संख्या या उसकी मांग में क्या होती जाती है, वृद्धि होती जाती है। और इसके विपरीत कुछ मांग कम होती है, कब होती है, जब बाजार में उपभोक्ताओं की संख्या या जनसंख्या का आकार कम होता है ना। और कई ऐसी होती हैं जो अपन उनको खरीदना क्या नहीं करते, अलग से खरीदना चाहते हैं, जैसे प्रसाधन है, सौंदर्य सामग्री है, उनका भी क्या करता है, इन पर प्रभाव पड़ता है। और दूसरा है आय का विवरण, कि बाजार मांग में समाज की आय का भी प्रयोग पड़ता है। यदि समाज में आय का वितरण साम्य है यानी पूर्ण है कि सब पैसे वाले हैं, रोजगार से जुड़े हुए हैं, रोजगार में लगे हुए हैं, तो वस्तु की मांग कम ज़्यादा होगी। और इसके विपरीत यदि लोगों के पास रोजगार नहीं है, उनके पास काम नहीं है, सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो भी क्या होगी, वस्तुओं की मांग में कमी होगी। तो ये दो फैक्टर हैं एक्स और वाई है, बाजार मांग और आय का वितरण, जो क्या करते हैं, एक वस्तु की मांग को प्रभावित करते हैं। तो आज का अपना टॉपिक था वस्तु की मांग, मांग फलन। इसमें दो हो गए, बाजार मांग और व्यक्तिगत मांग फलन। और फिर इनका जो डायग्रामिक प्रेजेंटेशन था वो डायग्रामिक प्रेजेंटेशन। तो आज का अपना टॉपिक था, इसे समझे, पूछे। थैंक यू।